हेलो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक जो कुछ वीडियो आप लोगों को भेजा गया था वह सरल संख्या पर आधारित थे, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित थे, पूर्ण संख्याओं पर आधारित थे। अब चूँकि आपका सिलेबस पूरा करना है, इसलिए अब आपको हम अध्याय 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के विषय में अध्ययन करवाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वृत्तों से संबंधित परिभाषाएं और वृत्त में स्थित चतुर्भुज या त्रिभुज की कंडीशंस क्या होती हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को सर्वसमीक्षा पर आधारित वीडियो उपलब्ध करवाया था। अब आज वृत्त में आप लोगों को हम यह बताएंगे कि वृत्त के भाग क्या होते हैं और वृत्त किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आप सब यह देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि हमारे सामने बहुत सी ऐसी वस्तुएं पड़ती हैं जिनका आकार वृत्ताकार होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल के पहिए वृत्ताकार होते हैं। मोटरसाइकिल देखते हैं, उसके पहिए वृत्ताकार होते हैं। और बहुत सारी गाड़ियां प्रतिदिन आप लोग देखते हैं जिनके पहिए वृत्ताकार होते हैं। यह वृत्त क्या आकार जो होता है वह बच्चों किस नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वृत्त का अध्ययन में आप लोग यह देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जब आप पठ्य प्रकार की सहायता से अपने प्रकार को एक जगह फिक्स रखते हैं और कुछ निश्चित दूरी लेकर के पेंसिल को घुमाते हैं तो उससे जो आकृति प्राप्त होती है उसे आप वृत्त कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि इसकी परिभाषा को हम कैसे स्पष्ट करें कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं द्वारा बना हुआ बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु जो होता है बच्चों वह वृत्त का केंद्र कहलाता है और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इससे जो परिधि बनती है यह बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बनती है, तो इसलिए इसको हम बिंदु पथ कहते हैं। क्योंकि रेखा का निर्माण जब आप करते हैं तो सबसे पहले बिंदु का निर्माण करते हैं, उसके बाद आप रेखा को ड्रा करते हैं। फिर तो वह रेखा जो बनी है वह बच्चों बिंदुओं से मिलकर के बनी है। कितने बिंदुओं से? तो आप कहते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी है। उसी तरह वृत्त का निर्माण जब आप करते हैं तो यह बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के एक वृत्ताकार आकार जो बनता है, तो इस परिधि इस बच्चों भाग को हम बिंदु पथ कहते हैं। ऐसा पथ जो बिंदुओं के द्वारा बना हुआ हो उसे हम बिंदु पथ कहते हैं। और इस बिंदु पथ को गणित की भाषा में हम परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिभाषा में आप कहेंगे कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं द्वारा बना हुआ बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इस बने हुए बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। त्रिज्या को बच्चों रेडियस कहते हैं, परिधि को सर्कमफेरेंस कहते हैं। CIRCUMFERENCE इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। यह बच्चों रेडियस है, इसको हम RADIUS रेडियस कहते हैं। तो इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखाएं
या आप यूं कहेंगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और इसको बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। दूसरी भाषा बच्चों जीवा की होती है परिभाषा। जीवा में वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा और व्यास में बच्चों अंतर इतना होता है कि इस वृत्त का व्यास जो होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है, उसके बाद वृत्त में जितनी जीवाएं होती हैं वो सभी व्यास से छोटी होती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होंगी, तो ध्यान देने की बात है बच्चों कि इस वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। जैसे केंद्र से जब आप ड्रा करते हैं तो यह भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इस वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। उसी प्रकार इस वृत्त में आप देख रहे हैं कि हमने ए बी से एक व्यास को ड्रा किया है, तो एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त में बच्चों अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे आप तो यह रेखा, यहाँ से देखेंगे तो ये रेखा, ये सारे व्यास का निर्माण करते हैं। तो कहेंगे एक वृत्त में कितने व्यास होंगे, तो आप कहेंगे अनंत व्यास होंगे। ध्यान देना, तीसरा नंबर बच्चों जीवा का आता है, तो एक वृत्त में जीवाएं कितनी खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार जैसे अनंत त्रिज्याएं हैं, अनंत व्यास हैं, उसी प्रकार से एक वृत्त में अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती हैं। जीवाओं की परिभाषा में हमने बताया कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो अब बहुत सारे दो बिंदु इस तरह से आप ऊपर और नीचे ले सकते हैं जिनको हम जीवा कहते हैं, तो ये सारी वृत्त की जीवाएं हैं। तो यह जीवा भी अनंत होती है। बच्चों ध्यान देना है, त्रिज्याएं अनंत होती हैं वृत्त में, व्यास अनंत होते हैं वृत्त में, और जीवाएं भी वृत्त में अनंत होती हैं। उसी प्रकार अब हम आपको यह बताएंगे कि वृत्त का चाप क्या होता है। जैसे इसके पहले हमने वृत्त बनाया तो उसमें आपको बताए थे अज्यूम बच्चों कि यहाँ पे यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसकी यदि कोई जीवा खींच दी जाती है, इस जीवा का नाम यदि आप A और B देते हैं, तो यह जीवा है। जीवा के बाद बच्चों यह जो लंबाई है यह वृत्त का चाप है। इसको अगर हम x कह दें तो हम इसको लिखेंगे AXB, और इसको कैप के द्वारा दिखा दें तो इसको हम कहते हैं कि AXB, ये वृत्त का चाप है। AB वृत्त की जीवा है और AXB यह वृत्त का चाप है। क्योंकि बच्चों यह वृत्त को दो खंडों में बांट रहा था, तो एक खंड छोटा है और एक खंड बड़ा है, तो छोटे वाले खंड को लघु वृत्त खंड कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहते हैं, और बड़े वाले खंड को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। तो एक जीवा एक चाप का निर्माण कर रही है जिसको हम AXB से डिनोट करते हैं, और यही जीवा बच्चों वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। तो एक भाग छोटा होता है जिसको हम लघु वृत्त खंड कहते हैं, एक भाग बड़ा होता है जिसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। दीर्घ का अर्थ है बच्चों बड़ा और लघु का अर्थ है छोटा। अब तीसरी कंडीशन में बच्चों त्रिज्याओं के द्वारा जब खंड कटता है तब उसमें हम क्या कहते हैं उसको। जैसे हमारे पास कोई वृत्त है
जिसका केंद्र O है, इसकी दो त्रिज्याएं, मान लो OA और OB, यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यह इस त्रिज्या के द्वारा बच्चों यह वृत्त दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। तो जब त्रिज्या के द्वारा किसी वृत्त का खंड किया जाता है तो उसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको लघु त्रिज्य खंड, इस भाग को हम लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड। और इस बड़े वाले भाग को बच्चों हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। कक्षा 7 में आप सभी लोग गणित में जो अध्ययन किए थे वृत्त से संबंधित, उसमें बच्चों आप लोगों को परिभाषा के साथ साथ उससे संबंधित कुछ प्रमेय को बताया गया था। पुनः उनका रिवीजन आप इन प्रश्नों से करेंगे जिसमें हमने आपको केंद्र बताया, परिधि को बताया, परिधि के बाद बच्चों व्यास क्या होता है उसको बताया, इसके बाद लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड जो जीवा से निर्माण होता है, और यहाँ त्रिज्या के द्वारा जो खंड कटे हुए हैं जिनको हम त्रिज्य खंड कहते हैं, तो दो भाग, एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड है। इस प्रकार से बच्चों वृत्तों की परिभाषा, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, इसके विषय में आप जान लेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको उसी से संबंधित कुछ प्रमेय को बता देंगे। अब बच्चों उसी में आप यह देखेंगे कि वृत्त में कुछ प्रमेय दी गई हैं, जिसमें पहली प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने अभी आपको बताया था कि जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यहाँ हमने वृत्त बनाया है जिसका केंद्र O है और जीवा AB है, केंद्र O है और जीवा AB है। इसके केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया, लंब का मतलब बच्चों 90 अंश का कोण बनाया गया, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाया गया। तो हमें यह बताना है कि AM और BM यह दोनों बराबर हैं, या यह कहें कि समद्विभाजित, सम माने बच्चों बराबर, द्वि माने दो, भाजित का मतलब बट रहे हों, दो बराबर भागों में बट रहे हों, अर्थात हमें बताना है कि AM बराबर BM होगा। अब बच्चों हम यदि प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचें किसी निश्चित त्रिज्या को लेकर के, तो और उस त्रिज्या से अगर इन बिंदुओं को हम देखें और यहाँ से जीवा पर हम लंब खींचें, लंब खींचने के बाद हम AM और BM इन दोनों दूरियों को माप लें। मापने के बाद यदि AM में से BM को घटा दें तो घटाने पर बच्चों हम यह पाते हैं कि इसका मान 0 आता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरियों का मान जो होगा इतना कम होगा कि उसका अंतर हम स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें से इसको घटाने पर इनका अंतर जो आता है वह 0 के बराबर होता है। पक्षांतर करना आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे -BM है, तो यदि इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो वह +BM हो जाएगा। इसलिए यह कह देंगे कि AM बराबर BM है, अर्थात जब हमें दिया है कि यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो हमें इसका और इसका अंतर देखना है। अंतर देखने के बाद बच्चों यह प्रदर्शित करना है कि यह और यह दोनों बराबर हैं। अब अंतर चूंकि 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हम यह कहेंगे कि AM - BM बराबर 0। तो जब BM को उधर ले जाएंगे तो हम कहेंगे AM बराबर BM, अर्थात यह और यह दोनों दूरियां बराबर हैं, अर्थात AM बराबर BM।